नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर के आए हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप एग्जाम, चेस्टा और नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के लिए गणित के ऐसे प्रश्न जो कि हमेशा इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिन जिन कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों का संग्रह करके हमने वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पर जाकर के आप प्ले लिस्ट में इनको देख सकते हैं। गत वर्ष के भी प्रश्न आप पढ़ें, वीडियो देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने गत वर्ष के लिए जो वीडियो बनाए हैं वो इस वर्ष के लिए उपयोगी नहीं है। कंसेप्ट वही रहता है, अभ्यास करने के लिए उनको बार बार देखें। और इनकी तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, अब जो प्रश्न का स्वरूप है अब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिसमें दो कथन दिए जाते हैं, एक कहलाता है अभिकथन और दूसरा कहलाता है कारण। ठीक है, उसके आधार पर भी आपको दिया जाते विकल्प, जिसे आप सामने यहाँ देख रहे हैं। तो प्रश्न का स्वरूप बदल रहा है ना। तो हमें भी पढ़ाई करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। और ये जो प्रश्न में हम बता रहे हैं एक मॉडल के रूप में है, इनको आप देखें, समझें और इस टाइप के अन्य क्वेश्चन तैयार करने का आप प्रयास करें। तो आइए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन है, एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटे है। पाई चार्ट का केंद्रीय कोण 6/24 गुणा 360 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब कारण दिया है आपको आर। बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, इसलिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा। तो देखिए, ये हमारे कक्षा 8वीं के गणित में है और मैंने पहले भी कहा है पिछली वीडियो में कि श्रेष्ठता परीक्षा, यशस्वी परीक्षा और NMS, ये तीनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है वह क्लास जो हमारी 8th है उसकी जो बुक्स है उसका जो सिलेबस है उस पर डिपेंड है ना। वे सारे कॉन्सेप्ट जो है इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तरीका अपना अलग अलग होता है। तो हमें सारे तरीके सीखना है और परीक्षा में सफल होना है। तो देखिए, जब पाई चार्ट बनाते हैं तो हम इस प्रकार से केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। जो समय व्यतीत किया गया है वह अंश रूप में आएगा। हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बटे लिखा 24। और जो पाई चार्ट होता है यानी होता है वृत्ताकार, ठीक है ना। तो ये वृत्त होता है, इसका संपूर्ण जो अंशमाप होता है वो होता है 360 डिग्री, इसलिए हमने इसमें 360 डिग्री का गुणा किया है। इसको हल करने पर 6 कम 6 ये 6 चौक 24, 4 कम 4, 4 9 36 और 0 0 ये आ गया 90 डिग्री। अब कारण क्या होता है कि बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, ठीक है। 1/4 भाग व्यतीत किया है, इसलिए केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा वृत्त है पाई चार्ट बनेगा उसका संपूर्ण अंशमाप होता है कितना 360 डिग्री। अब इसका 1/4 है यानी 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 9 36 शून्य का शून्य, क्या 90 डिग्री। तो बिल्कुल सही है। तो देखा गया ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है हमारा ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हमें इसको देखना है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयताकार पार्क है, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। लंबाई का 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि पार्क की जो लंबाई है वह है x मीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी। अब क्या बोला है कि लंबाई का 5/6 गुना, लंबाई x है, का मतलब होता है गुना 5/6, यानी क्या हो जाएगा ये 5x/6। क्लियर, ये हो गई आपकी चौड़ाई। अब राहुल पार्क के चारों ओर चक्कर लगाता है और पार्क कैसा है, पार्क है आयताकार, है ना। हम जानते हैं आयत इस प्रकार की होती है ना, इसके आमने सामने भुजाएं
बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब ये इसकी हो गई लंबाई, ठीक है, और ये हो गई चौड़ाई। अब इसके चक्कर लगाया जाए। देखिए एक चक्कर लगाएगा यहां से यहां और यहां से यहां, ये क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परिमाप। ठीक है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग जो लंबाई होती है, सभी भुजाओं की लंबाई योग परिमाप कहलाता है। ठीक है ना? अब परिमाप में क्या होता है? आयत का हमें परिमाप निकालना है। देख रहे हैं लंबाई 2 बार आ रही है, चौड़ाई 2 बार आ रही है। ये हमारा सूत्र बनता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। देखिए परीक्षा में सब पूरा नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे उत्तर आएगा, इसलिए हम पूरा कर रहे हैं, है ना? अब क्या हो रहा है कि भैया 2 चक्कर लगाता है, इसमें आप क्या करें? 2 का गुणा कर दें, ये 2 चक्कर हो गया। ठीक है, अब 2 चक्कर लगाता है तो दुई कितनी तय करता है? 1540, है ना, 1540 मीटर। अब देखिए 2 और 2 4 हो गई है, तो गुणा, अब लंबाई कितनी है? x है, धन चौड़ाई कितनी है? 5x/6। अब इसका बटा कुछ नहीं 1 लिख देंगे हम इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये संख्या ऐसी उतार लेते हैं 4 गुणा, अब 1 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 6 आता है, 1 का वाला है 6 में, 6 गुणा x किया, ये हो गया 6x धन 5x। तो 6 का भाग 6 में लगाएं, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 5x में, तो 5x ही आता है। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी? 1540 बराबर 4 गुणा 6x और 5x जोड़ेंगे तो जाता है 11x बटा, ठीक है। अब इसका बटा कुछ नहीं है कि हमें एक समान ज्ञात करना है, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1540 बटा 1 गुणा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 4/1 है, इसका हो जाएगा 1/4 गुणा 11/6 है, इसका हो जाएगा 6/11। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे? इसको काट देते हैं। कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना? 2 से हमने काटा है, 2 सत्ती 14, 2 सत्ते 14, शून्य की शून्य। 11 से काटा, 11 सत्ते 77, शून्य के शून्य। अब क्या हो गया? 70 गुणा 3 यानी 210 मीटर। ये क्या आया? x किसका मान है? x लंबाई है, ये आपके आगे लंबाई आ गई है। ठीक है ना? अब हमें क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई क्या लिखा? 5x/6। तो यहाँ हम मान देंगे, देखिए 5x/6 मतलब 5 गुणा x मान आया है 210, ठीक है ना, बटा 6। कैसे काट देंगे? 6 तिया 18, बचे 3, 6 पंजे 30। अब 35 का 5 गुणा करते हैं तो 35 पंजे होता है 175 मीटर। ये क्या हो गया? आपकी चौड़ाई आ गई है ना? तो देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। 210 मीटर और 175 मीटर की चौड़ाई है, ये हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, राम के पास में समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि वर्गाकार भूमि का टुकड़ा, इसकी भुजा 21.4 मीटर है। बी विकल्प है, उसमें बताया गया है कि आयताकार भूमि का टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 36 मीटर और 10 मीटर है। तो इसके लिए बेहतर विकल्प क्या है? यानी दोनों टुकड़े की जो कीमत है, जो भूमि के टुकड़े हैं दोनों, उनकी कीमत है बराबर है। तो कहने मतलब ये हुआ कि राम को कौन सा टुकड़ा लेना चाहिए? वर्गाकार भूमि टुकड़ा या फिर आयताकार भूमि का टुकड़ा? तो देखिए यहाँ पर सारे प्रश्न समझ पर आधारित है ना? हमें रटना नहीं है कि जैसे बुक में प्रश्न है वैसा सेम आ जाएगा, ये संभव नहीं है। प्रश्न को किसी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो हमें वो स्वरूप सीखना है कि प्रश्न किस प्रकार से आता है और हमें किस प्रकार से उसको हल करना है। ठीक है, और इस प्रकार के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उपलब्ध आपको करवाए गए हैं, आप उन्हें देखें। पिछले जितने हमने एनएमएस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप देखें, सीखें और परीक्षा में सफल हों। तो देखिए यहाँ पर वर्गाकार भूमि है, हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। ठीक है ना? तो हमें क्या निकालना है? दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्र, यानी जो वर्गाकार भूमि है उसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्या होता है?
भुजा गुणित भुजा यानी 21.4 गुणित 21.4, ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। अब जब 21.4 में हम 21.4 का गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आता है 457.96 वर्ग मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा विकल्प है वो है आयताकार भूमि का। तो ये आयत का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए आयताकार है यानी यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो लगेगा। ठीक है ना, क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है 36 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, दोनों हमने गुणा किया 360 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब दोनों की कीमत समान है तो वर्गाकार जो भूमि का टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल आ रहा है 457.96 यानी लगभग लगभग 458 वर्ग मीटर, और ये आ रहा है 360 वर्ग मीटर। तो यह हमें जो है क्या लेना चाहिए, विकल्प ए जो है कि सिर्फ ए वाला जो बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसी कीमत में राम को ये अधिक क्षेत्रफल वाला जो भूमि टुकड़ा प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ आया ना। ठीक है, राम को क्या है कि ज्यादा क्षेत्रफल वाला भूमि का टुकड़ा उसी कीमत में प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए इस प्रकार प्रश्न आजकल इन परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है। अभी आपने ओलंपियाड में देखा होगा कि वहां पर सूची के प्रश्न आने लगे हैं। तो ये मान के चलिए कि आने वाली परीक्षाओं में एसएससी में, चेस्टा में और एनएमएस में भी इस तरह के प्रश्न को देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब इसको कैसे हल करें। देखिए एक पदी, अब यहाँ देखेंगे एक पद तो है ही नहीं, लेकिन है। अब ध्यान रखिएगा कि आप देख रहे हैं x की घातांक 3 और 2x की घातांक 3। ठीक है, दोनों में चर राशियां हैं, समान घातांक वाली है, और बीच में प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाती है। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3x घातांक 3, ये आपका हो गया एक पदी। क्लियर, तो a का संबंध किससे बनेगा, 2 से। ठीक है, अब देख रहे हैं हम यहाँ 1 से 4, तो आप परीक्षा में बस यदि ऐसा मिल जाता है ना, अब देखें कॉमन कुछ भी नहीं है, ए से 4 का संबंध कहीं नहीं है, आप इसको टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये परीक्षा बता रहा है, ठीक है ना, क्यों ज्यादा हमें समय वेस्ट नहीं करना है, समय बचाना है। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा, हम समझेंगे कि इनका संबंध ये कैसे होगा, ताकि इस टाइप प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो हम इजीली इनको सॉल्व कर सके। अगला है बेटा द्विपदी। अब द्विपदी की द्विपदी का संबंध किससे है, तीसरे से है। कैसे, आप बोलेंगे सर इसमें 3 पद है। नहीं भैया, 3 पद नहीं है। क्यों नहीं, उसका कारण हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ है 2x और यहाँ है 3x, दोनों में क्या है, चर राशि समान है, यानी ये सजाती राशियां हैं। तो ये सजाती राशियां जुड़ जाएगी क्योंकि बीच में धन का चिन्ह है, तो इसका क्या हो जाएगा, x वर्ग धन 5x। आप बताइए मुझे कितने पद हैं, 2 पद है ना, ऐसा। तो समान चर राशि वाले यानी जो सजाती पद होते हैं, जैसे यहाँ थे सजाती पद, इनको जोड़ कर देंगे यदि प्रश्न है तो, और माइनस तो घटा देंगे, ये हो गया आपका क्या हो गया, द्विपदी कहलाएगा। आप समझा ना द्विपदी क्यों है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं त्रिपदी। तो भैया त्रिपदी ये है पहले वाला। आप बोले सर या तो 4 पद है। नहीं भैया, आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, ये है अचर राशि 9 धन 11, इस कैसे समान पद है, मतलब ये जुड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर बन जाएगा x वर्ग धन 6x धन 11 और 9 20, ये हो गया। अब हुआ ना, हो गया त्रिपदी बस। तो अब बचा हुआ है वो चतुष्पदी है, ये वाला, इसमें 4 पद है। अब बोलेंगे 5 पद है, बिल्कुल नहीं है 5 पद। क्यों नहीं है कि ये 0 का गुणा इसमें हो रहा है 1 से घातांक 3। ठीक है ना, तो 0 का गुणा यानी शून्य गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका गुणनफल क्या आता है, शून्य आता है। 3 पद है ही नहीं, हट जाएगा, तो बचे कितना, 1 2 3 और 4 पद बचे। 4 पद हैं इसलिए इसे कहा गया है चतुष्पदी। समझ आया ना, क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किसी शून्येतर परिमेय संख्या x के लिए x घातांक ऋण m
बराबर 1/x की घातांक m, जहां m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये दिया हुआ कथन है। दूसरा कथन दिया है 1/6x वर्ग बराबर 6x की घातांक 2। तो देखिए हम यहाँ पर ये समझते हैं कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन आपको दिए गए हैं और नीचे बताया गया है कथन 1 और कथन 2 हो सकते हैं, या कथन 1 और कथन 2 दोनों हो सकते हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है, कथन 1 असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है और यदि उसका घातांक ऋणात्मक होता है, जैसे हमारे, तो क्या होगा, इसका जो भी आधार है उसका हो जाता है गुणन प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, और घातांक हो जाती है धनात्मक, जैसे यहाँ हुआ है, बिल्कुल सही है। यदि इस प्रकार हम देखें यहाँ पर, तो ये जो 1/6 है ना, 1/6 x वर्ग है, इसका यदि रूप ये याद हमने किया है कि 6x की घातांक ऋण 2 है ना, 6 की घातांक क्या है, ऋण 2 है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको हम देखते हैं। देखिए यहां पर घातांक ऋणात्मक नहीं, यदि ऐसा होता तो क्या होता, देखिए यदि 6x की घातांक ऋण 2 है, इसका उल्टा हो जाता है 6x का, यानी 1/6x और इसकी घातांक 2, ये अलग है, ये रूप अलग है, ये x की घातांक 2 है और यहाँ 1/6x की घातांक 2 है, यानी दोनों घातांक 2 है। तो क्या हो गया कि यहाँ पर कथन 1 तो सत्य है, ये वाला बिल्कुल सत्य है, लेकिन कथन जो 2 है वह असत्य है, यानी इसका ये रूप नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 3 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझा ना? चलिए अगला प्रश्न है, एक चर वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घातांक 1 हो क्या कहलाते हैं? विकल्प दिए गए हैं, द्विघात समीकरण, दूसरा है एक चर वाले रेखिक समीकरण, तीसरा दो चर वाले रेखिक समीकरण, और चौथा ऑप्शन है रेखिक समीकरण नहीं है। तो देखिए एक चर वाले रेखिक समीकरण जिनके चर की अधिकतम घातांक 1 होती है उसे हम कहते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब ये होता है कि उस चर राशि घातांक 1 होती है, ठीक है ना? तो ऑप्शन 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।